गुणनखंड के संबंधित जो हमने किया था उसके क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो है। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, 100 के गुणनखंडों का योग क्या है। अब देखें इससे 2 और 3 क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि 100 के अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या है। और तीसरा ये प्रश्न ये बन सकता है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है। देखिए क्वेश्चन एक ही है। क्वेश्चन ये था 100 के गुणनखंडों का योग, ठीक है। अब इसी के अंदर देखो अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा या अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। तीनों के अंदर हमें प्रोसेस एक ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं, क्या करते हैं हम 100 का, ये मैं लगा देता हूं क्वेश्चन नंबर, जैसे ए है, ये है बी और ये क्वेश्चन है सी। तीनों के अंदर हमें पहला काम करने का पड़ेगा 100 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 का भाग दे देता हूँ, 10 में गया 50। 2 के भाग देने का सीधा सा मतलब है अगली संख्या को आधी करना। तो 100 के आधे 50। अब ये सम संख्या है और आधी हो रही है तो क्या हो गया 25। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा, 3 के पावड़ में नहीं आता तो किसका देंगे अभाज्य संख्या अगली कौन सी है 5। 5 का भाग गया 5 बार और 5 का गया 1 बार। तो इस प्रकार 100 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 × 2 × 5 × 5। ये 100 के अभाज्य गुणनखंड है। अब जरा इसमें से क्वेश्चन देखो, ये तो है गुणनखंडों का योग, तो ये तो बिल्कुल अलग है। पूछा है अभाज्य गुणनखंडों का योग, तो बी का आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले इसमें बी का हम आंसर फाइंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या हुआ 2 + 2 + 5 + 5, ठीक है। 5 10 और 4 कितने हो गए 14। तो ये तो हुआ बी का आंसर, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों का योग। अगर आपको सीधा सीधा पूछता है अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या है तो आंसर ये आएगा 2 + 2 + 5 + 5 कितना हो गया 14। अब हम करते हैं सी, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। देखो जरा इसको मैं क्या लिख सकता हूं आपको पता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 और 2 × 5 की भी घात कितनी 1 और 1 2, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड की घातें कितनी हुई देखो ये और ये 2 की घात 2 + 5 की घात 2, तो इसकी घात हो गई 2 और इसकी घात भी 2, तो कितना हो गया 4। सिर्फ ये घातें जोड़नी है, सिर्फ क्या जोड़नी है घातें 2 और ये 2, तो 2 और 2 कितनी हो गई 4। यही पूछा था अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना है, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। क्या आएगा 4, जबकि अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना आया था 14। अब हम करते हैं मेन क्वेश्चन कि 100 के गुणनखंडों का योग क्या होगा, ठीक है। 100 के गुणनखंडों का योग, इसके लिए आपको क्या करना होता है देखें जरा। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं। 100 के गुणनखंडों का योग किस प्रकार करेंगे, ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हमारे पास तीसरा बचा है, ठीक है, ये मेन क्वेश्चन 100 के गुणनखंडों का योग। इसके लिए आपको क्या करना है जरा देखें कि ये जो घातें हैं इसको घटते हुए क्रम में लिखना। मैं ये लिख कर रहा हूं 2 की घात 2 फिर 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 0। इस प्रकार इसका 5 की घात 2 5 की घात 1 और 5 की घात 0, ठीक है। 2 की घात 2 का मतलब हुआ 2 की घात 2 2 × 2 कितना हो गया 4, 2 एकम 2 और किसी की भी घात 0 होने पर, इसको नोट डाउन करना है, किसी की भी घात अगर 0 होती है, किसी की घात क्या होती है 0, चाहे x की हो y की हो और किसी भी संख्या की हो, तो उसका मान सदैव 1 होता है, तो ये आएगा 1, ठीक है। 5 की घात 2, 5 की घात 2 का मतलब क्या हुआ कि 5 को 5 से कितनी बार गुणा करो 2 बार, तो 5 × 5 कितने हो गई 25। 5 की घात 1 का मान 5, 5 की घात 0 का मान 1, जो 2 घात 0 होगा वही 5 घात 0। अब देखो 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है, इंटू 25 5 और 30 और 1 31, इनको गुणा किया तो 7 और 7 3 21, कितना आया 217। देखें जरा क्वेश्चन एक ही था अभाज्य गुणनखंड, लेकिन उससे हमारे पास 3 क्वेश्चन बने। पहला था 100 के गुणनखंडों का योग, तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद था कि 100 के अभाज्य गुणनखंडों का योग, देखो ये था गुणनखंडों का योग, जबकि ये क्या है अभाज्य गुणनखंडों का योग। और तीसरा था अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं समझा देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसकी जगह मान लो बड़ा क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सा इससे
क्या आता है देखें जरा। थोड़ा सा अगर बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ वर्ड है 210, क्या है 210 के गुणनखंडों का योग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अब यही करता हूं कि 210 के गुणनखंडों योग, तो 210 के गुणनखंड करें। 210 2 का भाग दिया, 2 का 2 में एक बार, या सीधे 210 के आधे कर दो, कितने हो गए 105। अब अंकों का योग करो, 5 और 0 और 1 कितने हो गए 6। 6 2 3 के पहाड़े में आते हैं तो 3 का भाग जाएगा, 3 3 9, कितनी बार 1 बचा 15, तो 3 पंजे 15। फिर दिया 5 का, कितनी बार गया 7 बार, और 7 का गया 1 बार। तो 210 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 3 × 5 × 7। अब देखो, अगर क्वेश्चन आता है कि अभाज्य गुणनखंडों का योग, अगर मान लो क्या आता है अभाज्य गुणनखंडों का योग, तो इसका आंसर क्या आएगा मुझे फटाक से बताओ। आंसर आएगा 2 + 3 + 5 + 7, 7 5 12, 12 3 15 और 2 कितने हो गए 17। कितने हो गए 17। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंडों का योग, ये सारे अभाज्य गुणनखंड है 2 3 5 7, तो अभाज्य गुणनखंडों का योग हो गया 2 + 3 + 5 + 7, कितना हो गए 17। अब अगर ये आता है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग, तो अभाज्य गुणनखंड घातें देखो, इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1 और इसकी भी घात 1, एक एक बार आया। तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन सी का, कि अभाज्य गुणनखंडों घातों का योग क्या होगा 1 + 1 + 1 + 1, 1 1 1 1। कितना आंसर आया 4। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन है कि 210 की गुणनखंडों का योग क्या है, गुणनखंडों का योग। अभी मैंने इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया है कि इसको घटते हुए घातों के रूप में लिखो। देखो 2 की घात 1 + 2 की घात 0, 3 की घात 1 + 3 की घात 0, फिर सभी गुणा करना, 5 की घात 1 5 की घात 0 और 7 की घात 1 और 7 की घात 0। 2 घात 1 का मान 2, 2 घात 0 का मान 1, 3 घात 1 का मान 3, 3 घात 0 का मान कितना होता है 1, 5 घात 1 का मान 5, 5 घात 0 का मान भी 1। ये मैंने पहले ही बता दिया, किसी भी घात 0 वैल्यू क्या होती है 1। 7 घात 1 7, 7 घात 0 का मान 1। ठीक है, देखो क्या हुआ 3 4 6 और 8, बस सबको आपस में गुणा कर दो, 4 3 12, इन दोनों का गुणा, 8 चंग 48 और इन दोनों गुणा कर दो, 12 8 96 9, 12 चौक 48, 48 और 9 कितने होते हैं 57। तो इसका आंसर आया 576। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, और इससे जो मैंने पहले किया था अभाज्य गुणनखंडों का योग या अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। देखिए 3 दिन तक बच्चों मैंने आपको ये पढ़ाया था कि बेसिक क्या है। अब बेसिक के ऊपर सवाल किस टाइप से बनते हैं वो देखें। कल मैंने आपको भाजकता के नियम भी बताए थे। ठीक है, 2 से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता का नियम, 4 से भाजकता का नियम, 6 से भाजकता का नियम, ठीक है, 7 से, फिर 11 से, ये सारे नियम बताए थे। अब उसके आधारित जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार आएंगे वो जरा देखें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कि यदि संख्या 7 3 2 और यहाँ खाली जगह है, और मान लो यहाँ क्या है 4। ठीक है, अब खाली जगह में आपको हो सकता है ए दे दे, क्या दे दे ए। ठीक है, यदि संख्या ये 3 से पूर्णत विभाजित हो तो ए का न्यूनतम मान होगा, ए का न्यूनतम मान होगा कि ए का छोटे से छोटा क्या मान हो सकता है जब ये 3 से पूर्ण विभाजित हो। अब देखिए जरा नियम याद कीजिए, हमने क्या कहा था कि यदि अंकों का योग 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो अंकों का योग करते हैं, देखो 7
3, 2 और 4, एक को फिलहाल भूल जाओ। 7, 3, 10, 10 और 6 कितना हो गए 16। कितने हो गए 16। अब आप ये सोचें कि ए की जगह क्या मान रखे हैं कि 3 के पहाड़े की जो संख्या है वो आती जाए। सबसे अगर मैं 3 की टेबल की बात करें तो 3 एकम 3 की जब हम पावड़ा बोलते हैं तो 16 के बाद 3 से अगली संख्या विभाज्य संख्या आती है 8, 18, फिर आती है 21, फिर आती है 24 और फिर 27, इस प्रकार से आती है। अब देखो जरा, इन अंकों का योग था 16। क्या था 16। अब देखो न्यूनतम है 18, तो 16 में कितने जोड़ू +2, क्या हो जाएगा +2। तो यहाँ क्या बन जाएगा 18, मतलब ए की न्यूनतम वैल्यू क्या आएगी 2। ए की न्यूनतम वैल्यू क्या आएगी 2। अगर मैं यहाँ 2 रख दूं तो ये जो संख्या है वो 3 से पूरी विभाजित होगी। अब इस न्यूनतम की जगह आपको ये पूछ ले कि बताइए ए का अधिकतम मान क्या होगा। कौन सा मान, अधिकतम मान। अब देखें जरा, ये अंक है हमारे पास में, अंक मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 0 से लगाकर 9 तक। यही हमारे पास 10 अंक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे पास क्या है अंक। यहाँ पर एक अंक आएगा, न्यूनतम अंक आया था 2। न्यूनतम अंक कितना आया था 2। अब जो अगली विभाज्य संख्या होगी इसमें कितने जोड़ेंगे 3, फिर कितने जोड़ेंगे 3, फिर कितने जोड़ेंगे 3। देखो 2 के अंदर जैसे ही मैं 3 जोड़ता हूं तो क्या आता है 5। अब तो ये अंक है। फिर जैसे 5 में 3 जोड़ता हूं तो क्या आते हैं 8। 8 में 3 जोड़ते ही संख्या आ जाती है। ये क्या आ जाती है संख्या। तो जरा देखें 8 हमें कैसे प्राप्त हुआ था, जब हमने कितने जोड़े थे 5। अब 2 की जगह यहां पर मैं क्या रख सकता हूं मान लीजिए मैं 8 रखता हूं। क्या रखता हूं 8। ये देखो 8 आया था नहीं आया था, ठीक है। तो अगर मैं 2 की जगह 8 रख के चेक करूं तो 16 + 8 कितने होते हैं 24। 16 + 8 कितने होते हैं 24। देखो वैसे तो 16 के अंदर में अगर 5 जोड़ता तो भी ये भाज्य होती, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि ए का अधिकतम मान क्या होना चाहिए। ए का अधिकतम मान क्या होना चाहिए। अगर मैं 16 के अंदर 5 जोड़ू तो भी 21 है और ये 3 से विभाजित होगी, लेकिन हमें 5 नहीं लेना है, हमें अधिकतम मान लेना। तो अधिकतम मान कितना लेंगे 8, ठीक है। तो अधिकतम मान ए की वैल्यू क्या आएगी 8। तो ये 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको एक खाली जगह दी हुई होगी और ये पूछेगा कि जो दी हुई संख्या है वो 3 से पूर्ण विभाजित हो तो ए का न्यूनतम मान क्या होगा या अधिकतम मान क्या होगा। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ए के संभव मान कितने होंगे। ये भी नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ए के संभव मान कितने होंगे। संख्यात्मक रूप से पूछ सकता है आपको ए के संभव मान कितने होंगे। ये देखो ये नया क्वेश्चन बना है, ए के संभव मान कितने होंगे। तो संभव मान क्या क्या हो सकता है आपको पता है। एक तो होगा 2, क्या होगा 2, एक होगा 5 और एक होगा 8। तो संभव मान 3 हुए। देखो 2 जोड़ूंगा तो 18 आएंगे, 5 जोड़ूंगा तो 21 आएंगे और 8 जोड़ूंगा तो 24 आएगी। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ए के संभव मान कितने होंगे। तो एक ही क्वेश्चन से हमारे पास में 3 क्वेश्चन बने कि ए से पूर्ण विभाजित हो तो ए का न्यूनतम मान, ठीक है, और ए के सभी संभव मान और ए का अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास में 3 तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं कि इसी संख्या में अगर आपको यह कह दे, क्वेश्चन यही रखते हैं चेंज नहीं करते हैं। क्वेश्चन में आपको लिखा दिया यही और आपको लिख दिया कि 9 से पूर्ण विभाजित, किसी विभाजित तो 9 से, तो ए का मान क्या होगा। अब देखो 9 से लिए नियम क्या है कि जो संख्याओं का योग है वह 9 का गुणज होना आवश्यक है। अभी हमने किया था 7 + 3 + 2 + 4 कितना आया था 4 3 7 7 और ये कितना आया था 16। कितना आया था 16। अब देखो अगला जो 9 का गुणज है वो क्या आएगा 9 2 18 9 3 27 9 4 36 इस प्रकार आता है। तो देखो 16 में भी अगर हम 2 जोड़ते हैं तो क्या आता है 18। तो ए का न्यूनतम या ए का मान क्या होगा, न्यूनतम या जरूरी नहीं, न्यूनतम लिखेंगे तो 2 ही होगा क्योंकि अधिकतम 9 इसमें लेंगे तो आएगा नहीं 27, ठीक है। तो न्यूनतम कह दो, चाहे ए का एक ही बात है, चाहे मैं न्यूनतम लिखूं चाहे मैं न्यूनतम नहीं लिखूं, तो ए की वैल्यू इसमें भी क्या रहेगी 2।
ठीक है। अब इस प्रकार एक और क्वेश्चन बन सकता है, इसी में आपको यह कह दे कि यही संख्या 6 से किस प्रकार विभाजित होगी। चलो अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता हूं, बार बार इस क्वेश्चन से बोर हो रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए यदि संख्या ये है 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा। अब a के मान के लिए हमारे पास में विभाजकता का नियम क्या था कि सम स्थान क्या था, सम स्थानों के अंकों का योग कीजिए आप और विषम स्थानों के अंकों का योग कीजिए। विषम स्थानों के अंकों का योग, और इनका जो अंतर है, क्या अंतर, या तो 0 आना चाहिए या 11, 22 इस प्रकार आने चाहिए, ठीक है ना। अंतर है वो 11 से विभाजित होना चाहिए। 11 से विभाजित कब होगा, या तो 0 आएगा या 11 आएगा, ठीक है। 22 तो आएगा भी नहीं लगभग, और आ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो, सम स्थान के अंक, सम का मतलब कौन सा हुआ, ये और ये। देखो दूसरा, इधर से देखें, दूसरा नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो ये तो एक तो ए है। चलो एक को तो छोड़ो, 3 + 5 कितने हो गए, 8। याद रखना ए इसके साथ है, ए के साथ ये है, ठीक है। ए के साथ कौन सा है, 5 और 3 8। ए ध्यान रखना सम स्थान में है। विषम स्थान में देखो ये और ये, 5 + 2 + 6, 5 है, 11 और 2 कितने हो गए, 13। कितने हो गए, 13। अब जरा देखें, मैंने कहा अंतर, क्या कहा था, अंतर। अब देखो 13 में से 8 जाते हैं, 13 में से 8 जाते हैं, क्या रहता है, 5। अब मुझे बताओ, अगर मैं 8 की जगह 13 कर दूं, 8 की जगह क्या कर दूं, 13, तो 13 - 13 0 होंगे कि नहीं होंगे, 13 - 13 क्या होंगे, 0। तो ए इसके साथ था, तो जो यहाँ 8 की जगह अगर मैं 13 कर दूं, तो इसके अंदर मैं कितने जोड़ दूं, 5। क्या जोड़ दूं, 5। तो 8 में 5 जुड़ते ही कितना हो जाएगा, 13। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, ए बराबर 5। ए बराबर कितना आएगी, 5। वापस चेक कर सकते हैं कि यदि मैं ए की वैल्यू यहाँ 5 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, 5, तो जरा देखो इन स्थानों को जोड़ो, 5 3 8, 8 और 5 13। अब विषम स्थानों को जोड़ो, 5 2 7, 7 और 6 13, बराबर हो गए। तो 13 - 13 क्या आया, 0, ठीक है।